इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस की। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय। सर्वप्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय को एक साथ क्यों रखा गया है। विशेष रूप से एलएलबी के छात्रों के लिए यह समझना ज़्यादा आवश्यक है, जो उनके सिलेबस में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वह लेबर लॉ के अंतर्गत रखा गया है और सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी एक साथ रखा गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, यह समझना है कि सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस एक दूसरे के पूरक है। सोशल जस्टिस एक लक्ष्य है, सामाजिक न्याय एक लक्ष्य है जिसको किसके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा? सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। मतलब सोशल सिक्योरिटी जो है वह एक मार्ग है, वह एक रास्ता है, वह एक तरकीब है। कहाँ पहुंचने के लिए? सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए, सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए सोशल सिक्योरिटी नामक रास्ते को पकड़ करके सोशल जस्टिस तक पहुंचा जा सकता है। ये ध्यान रखेंगे, सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हम बात कर रहे हैं लॉ के स्टूडेंट के पर्पज से, एलएलबी के छात्रों के पर्पज से। तो हमारा फोकस कहाँ होगा? सोशल जस्टिस फॉर लेबर्स, सोशल जस्टिस फॉर वर्कर्स। मजदूरों के लिए सामाजिक न्याय क्या है, हमें यह समझना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय शब्द का उपयोग किया गया है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए मूल अधिकार वाले भाग में और नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में, अर्थात चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है। इसको मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को। हालांकि वह ऐसे सारे प्रावधान भारत के सभी नागरिकों के लिए है, लेकिन हम बार बार यह शब्द यूज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कि यह चूंकि हम एलएलबी की स्टूडेंट के को टारगेट करके यह वीडियो बना रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि लेबर्स के लिए क्या क्या बातें की गई हैं, हम उसी रेफरेंस में बात कर रहे हैं लेबर्स के पर्पज से। तो सामाजिक न्याय जो है, इसका तात्पर्य यह है, जब प्रस्तावना में बात रख दी गई सामाजिक न्याय की, तो इसका दूरस्थ अर्थ यह है कि भारत के अंदर जितने कानून बनाए जाएंगे वह भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसके द्वारा दिखाए गए जो एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो प्रावधान हैं, उसी के अनुरूप कानूनों का निर्माण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी विधियां जो हैं अपनी लीगैलिटी और वैलिडिटी भारत के संविधान से प्राप्त करती हैं। भारत का संविधान अपनी लीगैलिटी वैलिडिटी खुद से प्राप्त करता है, अपनी प्रस्तावना से प्राप्त करता है कि क्योंकि वह ग्रैंड नॉर्म है, मूल मानक है। अब यहाँ विधि शास्त्र के अंतर्गत केल्सन के द्वारा जो मानक का सिद्धांत दिया गया है, नॉर्मेटिव थियरी ऑफ लॉ, उस पर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते समय विस्तार में बात करेंगे। यहाँ पर केवल इतना जान लेना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, उसकी जो बात है, उसकी जो नींव है, वह भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। और सामाजिक न्याय, न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से पहले थोड़ा सा न्याय पर बात कर लेना आवश्यक है। न्याय की एक निश्चित परिभाषा देना मुश्किल है। न्याय के बारे में एक विधिशास्त्री ने कहा है कि न्याय एक ऐसे अनियंत्रित घोड़ा है, मतलब न्याय एक ऐसा अनियंत्रित घोड़ा है जिसके सवार को भी यह नहीं मालूम कि यह कहां जाकर रुकेगा, अर्थात यह इतना अनिश्चित है। इसको दूसरी तरह से भी कहा गया कि न्याय को परिभाषित करना इतना मुश्किल काम है जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति किसी ऐसे अंधेरे वाले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इतना मुश्किल काम है
न्याय को परिभाषित करना। लेकिन न्याय की एक परिभाषा देने के बजाय हम उसके अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख करके न्याय को समझ सकते हैं। जैसे एक मजदूर के लिए न्याय क्या है? एक मजदूर के लिए न्याय ये है कि जैसे ही उसका काम पूरा हो उसको तुरंत उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। एक मजदूर के लिए न्याय वर्क प्लेस पर पीने के लिए स्वच्छ पानी हो, थक जाने पर आराम करने के लिए साफ सुथरी जगह हो, यदि उसके स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं हो। यह मजदूर के लिए न्याय है। एक छात्र के लिए न्याय क्या है? एक छात्र के लिए उसकी सभी कक्षाएं समय से चलें, उसकी कक्षा में जो बैठने के लिए डेस्क बेंच लगी है वह साफ सुथरी हो, रूम में जो फैन आदि लगे हों वह ठीक से चलते हों, उचित लाइट की व्यवस्था हो। इन सब के साथ साथ सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उनकी सभी क्लासेस टाइमली चलें, सभी अध्यापक समय से आएं और अपने विषय पर पढ़ाएं। यह न्याय किसके लिए है? छात्रों के लिए। इसी तरह से महिलाओं के लिए अधिकार, बच्चों के लिए अधिकार, विकलांगों के लिए अधिकार, SC ST व्यक्तियों के लिए अधिकार, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अधिकार हैं और इन्हीं सारे अधिकारों की पूर्ति हो जाना ही न्याय है। और चूंकि ज़्यादातर हम लोगों में से न्याय का मतलब ये समझ लेते हैं कि जब कोई मामला कोर्ट में चलता है, कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है, हम उसको समझते हैं प्रथम दृष्टया कि न्याय ये है। ऐसा नहीं है। वह न्याय का एक भाग हो सकता है, न्याय का एक अंग हिस्सा हो सकता है, न्याय प्रदान करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन न्याय हम आप भी कर सकते हैं अपने अपने स्तर पर। एक पिता को अपनी पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, एक पति को अपनी पत्नी के साथ, एक पुत्र को अपने माता पिता के साथ, एक माता पिता को अपने पुत्र के साथ, पुत्री के साथ न्याय करना होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि न्याय को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसको शब्दों की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि न्याय की संकल्पना समय काल के अनुसार बदलती रहती है। आप याद करें फिर विधि शास्त्री शायरी को, लोक चेतना का सिद्धांत, जैसे जैसे किसी समाज, जैसे जैसे कोई समाज विकास करता है वैसे वैसे वहाँ की विधि विकसित होती जाती है, और इसी तरह से जब वह समाज समाप्त होता है तो वहाँ की विधि भी समाप्त प्राय हो जाती है। इसी तरह से जहाँ की जैसे भी किसी समाज का समाज डेवलप करेगा तो वहाँ की विधि डेवलप करेगी, तो वहाँ का न्याय भी डेवलप करेगा, परिवर्तित होगा। हालांकि अब न्याय पर बहुत ज़्यादा बात करते ना हुए सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसको सामाजिक न्याय का नाम क्यों दिया गया? इसको सामाजिक न्याय इसलिए कहा गया क्योंकि यह न्याय न्यायालय या कोई संस्था विशेष उपलब्ध नहीं करा सकती जब तक समाज के लोग इस न्याय में सहभागी न हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो हम लोग जीवन बीमा कराते हैं वह एक सुरक्षा ही है। सुरक्षा ऐसा नहीं है कि हम जो प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो और कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हमें जो सिक्योरिटी वहाँ से प्राप्त होती है, हम एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये पर ईयर प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी क्या होती है? उसमें सिक्योरिटी होती है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जिसकी जैसी प्रीमियम जो जितना दे सके, जिसकी जैसी जैसी इनकम हो। सोचने वाली बात है कि हम पे करते हैं 20 हज़ार रुपये पर ईयर और किसी कैजुअलिटी पर सिक्योरिटी कितनी होती है? 1 करोड़, 1.5 करोड़ में। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जब वो सिक्योरिटी आपकी फैमिली को प्रोवाइड कराई जाती है कंपनसेशन के रूप में, एक बड़े अमाउंट के रूप में, तो उसमें सिर्फ आपके प्रीमियम का पैसा नहीं दिया जाता है, उसका कई गुना दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? क्योंकि इंश्योरेंस आप अकेले नहीं कराते हैं। मान लीजिए कि आपके जिले से 100 लोगों ने टर्म प्लान लिया
ऐसा नहीं है कि वो 100 के 100 लोग के साथ कैजुअलिटी हो जाएगी, उसमें से एक दो लोगों के साथ होगी। तो बाकी लोगों का जो प्रीमियम है उसी पैसे से वो इंश्योरेंस कंपनी वो मैच्योरिटी देती है, जो भी कंपनसेशन अमाउंट देती है। समझने वाली बात जो है वो ये है कि सोशल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है, सोसाइटी के ही लोगों ने प्रीमियम दिया है, लोगों ने दिया है, 100 लोगों ने दिया है, और पेमेंट एक दो को होनी है जिसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सोशल सिक्योरिटी का जो अ, अंदरूनी उसका जो अर्थ है, भाव है, उसको मैं स्पष्ट कर पाया होऊंगा। एक बार और एक लाइन में बताता हूं कि सामाजिक न्याय का नाम इसलिए दिया गया कि वह किसी सरकार के, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जब तक समाज उसमें सहभागी नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति विशेष की बस की बात नहीं है कि किसी के साथ सामाजिक न्याय करे। न्याय कर सकता है, सामाजिक न्याय नहीं कर सकता। अब एक बात और स्पष्ट होती है कि न्याय एक छोटी संकल्पना है, लेकिन जब सामाजिक न्याय उसके साथ जुड़ जाता है तो वह एक बड़ी संकल्पना हो जाती है। लेबर लॉ पर आते हैं। लेबर लॉ के रेफरेंस में, श्रमिक विधि के संदर्भ में जो बात हो रही है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना में जो बातें की गई हैं उसी के संदर्भ में आगे जो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, श्रमिकों के लिए तमाम सामाजिक न्याय की बातें की गई हैं जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उपलब्ध कराई जाती है। अब सामाजिक न्याय पर इतनी बातें हुई, सामाजिक सुरक्षा क्या है? एलएलबी के छात्रों में का जो सिलेबस है उसमें सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस एक साथ वर्ड यूज किया गया है। तो सोशल सिक्योरिटी बहुत सरल भाषा में दो लाइन में आप समझ जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? कानून बनाकर। कानून कौन बनाता है? राज्य, संसद के माध्यम से। स्पष्ट है, कानून बना करके ही, कानूनों के माध्यम से सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी कानून बना करके प्रोवाइड कराया जाता है। जब सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध करा दिया जाता है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, तो अल्टीमेटली उसका परिणाम क्या होता है? यह कहा जाता है कि उनके साथ सोशल जस्टिस हो गया। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए लोगों को एक कानून बनाया गया, एक योजना लाई गई, उसमें पात्रता तय की गई कि किस तरह के व्यक्ति को यह आवास मिलेगा, तो इसके लिए कानून बनाना पड़ा। लेकिन जब उस व्यक्ति को आवास मिल गया, जो झोपड़ी में रहता था, झुग्गी बना करके रहता था, गांव में रहता था, या कच्ची मिट्टी की दीवार बनाकर रहता था, जब उसे एक पक्की छत मिली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसके जीवन में एक विकास हुआ, अंतर आया। तो कहा गया कि इसके साथ सामाजिक न्याय हुआ, समाज में उसका स्तर बदला, उसको रहने के लिए उसकी परिस्थिति में परिवर्तन आया, वो कच्चे घर से पक्के मकान में आ गया। तो उसको पक्का मकान कैसे मिला? सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से। और उसके साथ क्या हुआ? सोशल जस्टिस हुआ। फिर से मैं वो लाइन दोहराता हूं कि सोशल सिक्योरिटी एक माध्यम है, एक वे है, एक मार्ग है कहां पहुंचने का? सामाजिक न्याय तक, सोशल जस्टिस तक। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का जो ये लेबर लॉ का सिलेबस है, लेबर लॉ ब्रैकेट में लिखा भी गया है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इसका मतलब है कि हमें इस पेपर में वो पढ़ना है, उन कानूनों को पढ़ना है जो सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से बनाए गए हैं। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है, इसका पर्पज क्या है? जो वर्किंग वुमेन है उनको प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला को सवेतन अवकाश मिलेगा।
एक महिला जो किसी पद पर कार्य कर रही है उसको एक लाभ दिया जा रहा है, वह अवकाश पर भी है और उसे 6 महीने का अवकाश मिलता है और उसको वेतन भी मिलेगा। क्या है ये? उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जा रही है, उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है कि आप अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी करें और आपको आर्थिक रूप से कमजोर भी नहीं होने दिया जाएगा। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है? सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। इसी तरह से जो तमाम योजनाएं चलती हैं, जैसे स्कॉलरशिप की बात हो गई, अभी जनधन खाता खोला गया, ये तमाम तरह के, अभी मैं कई एग्जाम्पल बताऊंगा आगे, अभी केवल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आप सब समझ गए होंगे। इतना इंट्रोडक्शन में लिखने भर का पर्याप्त हो गया। अगर आप समझ गए होंगे तो अपने शब्दों में लिख भी लेंगे। अब बात करते हैं स्टेट की। हमारा राज्य किस तरह का राज्य है? यह लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याण का क्या मतलब होता है? पब्लिक वेलफेयर, जो हमारे देश की जनता है उसके कल्याण हेतु, उसके वेलफेयर हेतु जो राज्य कार्य करता है, जो कानून बनाता है, वह लोक कल्याण कहलाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय प्रदान करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्यों की गई? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय प्रदान करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन आइडियल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। The underlying idea behind social security measures that a citizen who has contributed or likely to contribute to his country's welfare should be given protection against certain hazards. जो व्यक्ति अपने देश के विकास के लिए कार्य कर रहा है, कर तो वह मजदूरी रहा है, श्रम कर रहा है, प्रथम दृष्टया वह अपने परिवार का पालन करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था उसको सिर्फ इतना करने के लिए नहीं छोड़ दे रही है। हमारी व्यवस्था यह है, क्योंकि हम लोक कल्याणकारी राज्य हैं, हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति कार्य करते समय क्षतिग्रस्त हुआ, उसको चोट लगी, तो फिर यह नैतिक जिम्मेदारी होने के साथ साथ विधिक जिम्मेदारी भी तय कर दी गई कि वह ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति उपलब्ध करवाएगा। इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है कि जो व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, सभी श्रमिक एक दिन के लिए, सारे लेबर एक दिन के लिए अभी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कितने लोगों के काम रुक जाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम रुक जाते हैं, जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं सब रुक जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि यह एक तरफा कार्य नहीं है। काम रुक जाने से सिर्फ मजदूर के घर का खर्च नहीं रुका, बल्कि देश का विकास भी रुका। तो देश के विकास के लिए जो व्यक्ति अपना श्रम लगा रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, हालांकि श्रमदान शब्द नहीं यूज कर सकते, लेकिन वो श्रम कर रहा है तभी देश का विकास हो रहा है। उसके बदले उसको नाम मात्र की पारिश्रमिक मिलती है। यस, नाम मात्र की ही मिलती है, क्योंकि नाम मात्र की ही मजदूरी अगर न मिल रही होती, उसको पर्याप्त मिल रही होती, तो हमारे यहाँ समान कार्य और समान वेतन जैसा विवाद न उत्पन्न होता। Later, protective legislation become common on the theory that the employer who set up a factory created environment which was likely to cause injury to his workplace, and the loss sustained by the victim should be charged on the employer. जो व्यक्ति इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, बिल्डिंग बनाया हुआ है, एक सेटअप बनाया है जहां पर
किसी वस्तु का या सेवा का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा नियम होना चाहिए कि यदि उसके उस सेटअप में, उस इंडस्ट्री के अंदर कार्य करते हुए किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, उसका नुकसान होता है, डिसेबिलिटी आती है, तो उसको कंपनसेट करे। इस व्यवस्था के पीछे यही सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस का ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। क्यों? सोशल जस्टिस इज प्रमोटिंग अ जस्ट वर्क प्लेस बाई चैलेंजिंग इनजस्टिस एंड वैल्यूइंग diversity. In the workplace, we achieve this by giving effect to the fundamental principles and rights of employees, such as freedom of association and collective bargaining, entitlement to membership of trade union and workers' committees, prohibition of forced labor and child labor, protection of employees against discrimination, protection of their rights to fair labor standards and democracy in the workplace. सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसे कि राज्य ऐसे जोखिमों के विरुद्ध प्रदान करता है जिनके विरुद्ध बचाव का प्रबंध कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के छोटे समूह नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत यह भाव निहित है कि एक समुदाय के सदस्य ऐसे जोखिमों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही द्वारा संरक्षित किए जाएंगे जिनसे कि उनके ऊपर अनुचित दबाव या कठिनाई आरोपित की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा एक संगठन के माध्यम से व्यक्तियों का जोखिमों से बचाव करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या है, हम इस पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद थोड़ा सा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करते हैं। सर्वप्रथम 1933 में 1933 में डेनमार्क में द सोशल रिफॉर्म एक्ट 1933 बनाया गया। 1933 में सर्वप्रथम डेनमार्क में द सोशल रिफॉर्म एक्ट 1933 बनाया गया। 1935 में अमेरिका में रूजवेल्ट के शासन में द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 पास करके पहली बार इस शब्द का ऑफिशियल यूज किया गया। इस एक्ट में जरूरतमंद, वृद्धजन, अंधों व आश्रित बच्चों के लिए प्रावधान किए गए। इस शब्द का ओरिजिन जो हुआ वो अब्राहम एपस्टीन के द्वारा यह शब्द क्रिएट किया गया था। ये द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मिस्टर अब्राहम एपस्टीन थे। इन्होंने सोशल सिक्योरिटी टर्म को क्रिएट किया था। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि 1913 में डेनमार्क में सोशल रिफॉर्म एक्ट आया। उसके बाद 1935 में अमेरिका के रूजवेल्ट के शासन में द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 पास किया गया। तो पहली बार सोशल सिक्योरिटी टर्म का यूज ऑफिशियली 1935 में किया गया। इसके बाद न्यूजीलैंड के द लेबर गवर्नमेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1938 नामक इस अधिनियम में सोशल सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान विस्तार पूर्वक किए गए। न्यूजीलैंड के द लेबर गवर्नमेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1938 नामक इस अधिनियम में सोशल सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान विस्तार पूर्वक किए गए। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना प्रारंभ हो गया। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 26th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन फिलाडेल्फिया। इस कॉन्फ्रेंस में हुई घोषणा से आय की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली। इस कॉन्फ्रेंस में 2 रिकमेंडेशन किए गए।
नंबर एक, सिक्योरिटी ऑफ इनकम, आय की सुरक्षा। नंबर दो, मेडिकल केयर, चिकित्सा की सुविधा। ध्यान रखेंगे कि हम ये सारी बातें श्रमिकों के संदर्भ में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रमिक को कैसी सुरक्षा चाहिए? इनकम की सुरक्षा, मतलब उसकी मजदूरी जो है, उसका जो पारिश्रमिक है वह समय से मिलता रहे और उचित पारिश्रमिक मिले, और कार्य करते समय अगर उसके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है तो उसे मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए। ये दोनों रिकमेंडेशन कहाँ हुई? फिलाडेल्फिया में, 26th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन फिलाडेल्फिया 1944। इसके बाद 1947 में इंटरनेशनल सोशल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन कर दिया गया। मैंने अभी पहले भी बताया था, इंश्योरेंस का जो एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस की बात किया था, और इसी बात को 1947 में उसको स्वीकार किया गया। इंटरनेशनल सोशल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस नाम था, उसका नाम बदल करके इंश्योरेंस टर्म की जगह सोशल सिक्योरिटी टर्म यूज कर दिया गया। इस तरह से हमने देखा कि 1933 से 1947 तक इस टर्म को लेकर के इस तरह का डेवलपमेंट हुआ कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस में उसके कहीं नाम बदले गए, तो किसी ने उस नाम पर कोई कानून बनाया किसी देश ने। इस तरह से सोशल सिक्योरिटी का डेवलपमेंट हुआ। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, मैंने शुरुआत में भी बताया कि जब न्याय की परिभाषा तय नहीं हो सकती तो सामाजिक न्याय की भी परिभाषा तय नहीं हो सकती, और सामाजिक न्याय की परिभाषा जब फिक्स नहीं की जा सकती है तो फिर सामाजिक सुरक्षा को भी परिभाषित करके उसका दायरा हम बांध नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह न्याय की संकल्पना बदलती रहती है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी के भी कॉन्सेप्ट में परिवर्तन होता रहेगा। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो 1919 में बना है, उसने 1949 में स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक सुरक्षा की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर सके। इसलिए सोशल जस्टिस की परिभाषा सारी बातों को सुन करके, समझ करके, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके अनुसार सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह कह दिया कि सामाजिक सुरक्षा की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा सके। इसके बाद सवाल उठता है कि सोशल जस्टिस जो एक लक्ष्य है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो बातें की गई हैं वो सारी एक लक्ष्य के रूप में तय की गई है कि हमारे देश की सरकारों को इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है उसे कैसे प्राप्त करेंगे? इसका जवाब है, मैंने अभी चर्चा किया कि सामाजिक सुरक्षा सरकारें कानून बना करके, योजनाएं बना करके ही उपलब्ध कराती हैं, और ऐसे सारे कानून अपनी वैलिडिटी कहाँ से प्रदान करते हैं? इसी संविधान से और उसकी प्रस्तावना से। तो सरकारों को सभी कानून और योजनाएं बनाते समय इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है। सरकारों को ऐसे कानूनों का निर्माण करते समय क्या ध्यान देना होगा कि ऐसा जस्टिस कैसा हो
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, वितरण मूलक न्याय हो, मतलब उसको लोगों की पहुंच में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि योजनाओं को सिर्फ कागजी कार्रवाई के आधार पर सरकारें यह नहीं साबित कर सकती कि हमने सामाजिक न्याय के सभी प्रावधान कर दिए हैं। अर्थात उसका क्रिएशन इस बात को ध्यान में रख करके करें कि उसका वितरण किया जा सके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसा होना चाहिए? तो जस्टिस ऐसा होना चाहिए जिसे प्राप्त करने का अवसर हो नागरिकों के पास, मतलब अपॉर्चुनिटी मिले उनको और वहां तक उनकी पहुंच बन सके, अर्थात एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उस जस्टिस में। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, उत्पादन के साधनों का समान बंटवारा हो। कुछ चंद लोगों के हाथ में सोशल जस्टिस की चाबी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा उद्देश्य, टू एंड द इनइक्वालिटी इन हैव्स एंड हैव्स नॉट, आर्थिक विषमता समाप्त करना, यह दूसरा लक्ष्य है। तीसरा, समाज के सभी व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हो, यह सामाजिक न्याय का तीसरा सिद्धांत है, तीसरा उद्देश्य है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी शुड हैव द राइट टू लाइव अ डिग्निफाइड लाइफ। इसके बाद हम सामाजिक न्याय के उद्देश्य के कारण पर बात करेंगे कि सामाजिक न्याय जो है, सोशल जस्टिस, इसके उद्देश्य जितने भी बनाए गए हैं उसके पीछे क्या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इसका उद्भव हुआ, इसका विकास हुआ और इस पर आज सरकारों को इतना काम करना पड़ रहा है। अर्थात काजेज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशल जस्टिस। नंबर फर्स्ट, डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार सोशल जस्टिस के संदर्भ में उसके लिए कार्य करने के लिए सरकारों को बहुत प्रेरित किया, कह सकते हैं कि विवश किया। दूसरा उद्देश्य, दूसरा जो कारण है, पॉलिटिकल विजिलेंट, राजनीतिक जागरूकता, इसकी वजह से भी सामाजिक न्याय के संदर्भ में बहुत सक्रियता लानी पड़ी है सरकारों को। तीसरा, चेंजिंग सोशल थिंकिंग, बदलती हुई सामाजिक सोच। एक समय पुलिस राज्य होता था, पुलिस शासन होता था, राज्य का स्वरूप ही एकदम बदल गया और अब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो गई। पहले मिनिमम इंटरफेरेंस था स्टेट का सिटीजन्स की लाइफ में, लेकिन अब मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि सुबह सोकर के उठेंगे तो मुंह धुलने के लिए जब अपना नल खोलेंगे तो वह नगर निगम तय करता है कि आपके पास पानी की एक्सेसिबिलिटी हो, पानी पहुंचे आपके यहाँ। बिजली है कि नहीं है वह भी स्टेट तय करता है। जो भी कार्य आपकी नित्य क्रिया से लेकर के पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक आप रोड पर चल रहे हैं तो राज्य यह तय कर रही है कि आप अच्छी सड़क पर चले, क्योंकि गरिमामय जीवन, अच्छी सड़क पर चलना भी गरिमामय जीवन जीने का हिस्सा है। कहने का मतलब है कि बदलती सामाजिक सोच जो है वह भी सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने को मजबूर कर रही है, अर्थात यह भी एक कारण है। इसके बाद अगला कारण, और किस कारण से सामाजिक न्याय का इतना विकास हो रहा है, तो है ह्यूज नंबर ऑफ वर्कर्स स्कैप्स, श्रमिकों का भारी संख्या में पलायन। इसको भी रोकने के लिए सरकारों को सामाजिक न्याय के लिए काम करना पड़ रहा है।
इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है हमारी न्यायपालिका। आप ध्यान देते होंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे जजमेंट आते हैं जिसमें सामाजिक न्याय के दिशा में कार्य करने के लिए उस आदेश की वजह से सरकारों को काम करना पड़ता है। इस तरह से हमने ये समझा कि सोशल जस्टिस के जो उद्भव हुआ है उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार, राजनीतिक जागरूकता, बदलती सामाजिक सोच, श्रमिकों का भारी संख्या में पलायन और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की वजह से सरकारों को सोशल जस्टिस की दिशा में बहुत काम करने पड़ रहे हैं। अतः हम इन बिंदुओं को सामाजिक सुरक्षा के कारण मान सकते हैं। एक चीज ये भी समझना होगा, हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहेंगे कि अभी तक सामाजिक न्याय जैसा एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकारों ने कौन कौन सा कदम उठाया है, क्या क्या काम किया है। तो इस दिशा में सबसे बड़ा कदम वो है रिजर्वेशन, आरक्षण। आरक्षण दे करके हमारी देश की सरकारों ने सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद जमींदारी उन्मूलन हुआ 1952 में। आप लोगों को ये मालूम होगा कि उस जमींदारी उन्मूलन के तहत जितने भी भूमिहीन लोग थे, बड़े बड़े जमींदारों से जो बहुत ज़्यादा कई कई सौ बीघे ज़मीन पर उनका कब्जा था, उन जमींदारों से वो ज़मीनें खाली करवा करके जो भूमिहीन श्रमिक वर्ग थे, किसान वर्ग थे, उनको वो भूमि आवंटित कर दी गई। इस वजह से भी सामाजिक न्याय बहुत अधिक मात्रा में लोगों को प्राप्त हुआ। तो पहला आरक्षण, दूसरा अलॉटमेंट ऑफ लैंड, भूमि आवंटन। इसके बाद जैसा कि अभी आपने सुना, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जितनी भी हाउसिंग स्कीम है उसके द्वारा भी बेघरों को जब घर मिलता है तो वह उनके साथ सामाजिक न्याय ही होता है। इसके बाद शौचालय की जितनी व्यवस्थाएं मिली, जिसे आजकल के समय में इज्जत घर का नाम दे दिया गया है, उससे भी उस घर के उस परिवार के, जिस परिवार में एक शौचालय सरकार के सहयोग के द्वारा बना दिया जाता है, उसके परिवार को सामाजिक न्याय मिलता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि अब सभी ग्राम सभाओं में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। मैंने शुरुआत में ही बताया कि सिक्योरिटी ऑफ इनकम और सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हैं सोशल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस के। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल करके सरकारों ने सामाजिक न्याय प्राप्त करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। खैर वो अलग बात है कि वह कितना प्रवर्तन हो पा रहा है उसका भूमिगत स्तर पर, जो व्यवहारिक पहलू है उसका। लेकिन जब हम सरकारों के प्रयास को काउंट कर रहे हों तो उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके बाद फ्री एजुकेशन, एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, मुफ्त शिक्षा, एजुकेशन ही सभी तरह के न्याय की नींव हो सकती है। और वह जब ऐसे व्यक्तियों को सुलभ हो जिसके पास जमा करने के लिए फीस नहीं है, फिर भी उसे एजुकेशन मिल सके, तो वह सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। और हमारी सरकारों ने फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करके सामाजिक न्याय के दिशा में कार्य किया है। एजुकेशन के लिए लोन की व्यवस्था भी की गई है, यह भी सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। इसके बाद किसानों को बहुत कम राशि पर लोन की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, यह भी सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण
रोजगार योजना आई थी एक। इस योजना की वजह से बहुत सारे ऐसे ग्रामीण अपनी अपने उद्योग शुरू करने में सक्षम हुए। और नरेगा का नाम आपने सुना होगा, उसके तहत भी कार्य की गारंटी उपलब्ध कराया गवर्नमेंट ने कि आपको एक साल में 100 दिन का कार्य मिलेगा ही मिलेगा, और कार्य नहीं भी मिलेगा तो 100 दिन का वेतन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। यह भी सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। वह राष्ट्रीय स्तर पर सफल भी हुआ। इसी तरह से विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, तमाम तरह की पेंशन चलाई जा रही है। विधवा महिलाओं के लिए, वृद्ध जनों के लिए जो पेंशन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वह भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह से अभी उज्ज्वला योजना आई, उससे महिलाओं के जीवन स्तर में बहुत परिवर्तन आया। यह भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी तरह से अभी गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि देना शुरू किया है। अब ऐसे किसान जिनके पास आय का और कोई साधन नहीं है, वह इस सम्मान निधि के पैसे से कम अपने खेत में उगाने के लिए जो बीज है और खाद है, सिंचाई है, इसमें कुछ उसका सरकार के सहयोग से उस किसान व्यक्ति को सहयोग मिल जा रहा है। इस माध्यम से भी सरकार ने सामाजिक न्याय की व्यवस्था किया गया है। हर घर जल की बात इतनी समय हो रही है, सभी ग्राम सभाओं में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है और सभी घरों तक पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने के लिए नल लगाए जा रहे हैं। इससे भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, उन्हें पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, तो वह भी कहीं न कहीं गरिमामय जीवन जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा है। स्वच्छ पानी हमारा मूल अधिकार है। इसकी वजह से भी सामाजिक न्याय की दिशा में एक यह महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह से सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस पर इतनी बात करने के बाद विधि के छात्रों का कोई भी उत्तर बिना कुछ केस ला लिखे पूरा नहीं होता है। और किसी भी कॉन्सेप्ट को, विधि के क्षेत्र में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कुछ डिसीजंस में जो कमेंट्स आते हैं न्यायालय के द्वारा, उसके माध्यम से भी हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सोशल जस्टिस के टारगेट को अचीव करने के लिए सरकारों को कौन कौन से निर्देश दिए, कौन कौन सी टिप्पणियां किया। इस क्रम में सबसे पहला केस जो फेमस है वो ये है, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस वर्कर्स ऑफ गोल्ड माइन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल जस्टिस इज रिवोल्यूशनरी, इमोशनल एंड लाइफ कॉन्सेप्ट. दिस इज provided to lifeline for rule of law and also gave to certain meaning and importance to ideal of welfare. इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा एक क्रांतिकारी, भावनापूर्ण और सजीव अवधारणा है। यह विधि शासन को जीवन प्रदान करती है और एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को निश्चित अर्थ और महत्व प्रदान करती है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक इमोशनल टर्म यूज किया। कहने का तात्पर्य कि जब तक भावनात्मक रूप से इस दिशा में सोच करके सरकारें काम नहीं करेंगी, तब तक इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता।